Good evening, sir. हेलो प्लीज ऐसा Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर Am I audible? Can you hear me? गुड इवनिंग सर यस सर Audio, video, both clear? आपका ऑडियो मैंने ऑफ करा हुआ है, आप टाइप करके जवाब दें प्लीज. ऑडियो वीडियो बोथ क्लियर? आर यू एबल टू सी मी? आर यू एबल टू हियर मी? वेरी गुड. चलिए तो अब आज स्टार्ट करते हैं अपन हमारा प्रोग्रामिंग का पहला लेक्चर. क्यों? क्योंकि जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं की थी, सिर्फ ये पढ़ा था प्रोग्रामिंग क्या होती है, सी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और लास्ट के जो 5 मिनट थे वो सबसे क्रूशियल थे, जिसमें मैंने आपसे कहा था प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं. तो मैं उसी लास्ट पॉइंट से कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, ताकि जिन लोगों ने आज ज्वाइन करा हो वो जो लास्ट के 5 मिनट थे वो सबसे क्रूशियल थे, आप उन 5 मिनट को दोबारा सुने और फिर हम आज स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ. हमारा पहला प्रोग्राम डिजाइन करना शुरू करते हैं. फाइन, सो लेट्स बिगिन विद उज्जवल. आप अपना वीडियो ऑन कीजिए. आपका वीडियो पार्ट ऑफ होगा इसलिए आप देख नहीं पा रहे हैं मुझे. जस्ट पुट ऑन द वीडियो. चलिए, अब हमारी बात हो रही थी लास्ट लेक्चर में स्टेप्स रिक्वायर्ड व्हाइल डेवलपिंग अ प्रोग्राम. ओके, स्टेप्स रिक्वायर्ड व्हाइल डेवलपिंग अ प्रोग्राम. आपने अगर लास्ट लेक्चर अटेंड करा है तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था हम जब भी दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, एक बार फिर बताइए दुनिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं? हाउ मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर इन द वर्ल्ड? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड. वेरी गुड. मोर देन 900. यस, 900 से ज्यादा लैंग्वेजेस आज प्रोग्रामिंग मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं. इन 900 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं एज अ डेवलपर तो आपको लेने पड़ते हैं 3 स्टेप्स. एज अ प्रोग्रामर आपको 3 स्टेप्स में काम करना पड़ता है. मैंने आपसे कहा था हमारा सबसे पहला स्टेप होता है राइटिंग द प्रोग्राम. एंड आई होप आपको याद होगा मैंने कहा था हम प्रोग्राम को प्रोग्राम नहीं बोलेंगे, एक टेक्निकल नाम से हम बुलाएंगे उसे. खूब ये नाम मैं यूज करूंगा और वो टेक्निकल नाम है सोर्स कोड. मैंने आपको कहा था जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई प्रोग्राम लिखता है, कोई प्रोग्राम बनाता है तो हम कहते हैं उसने सोर्स कोड डिजाइन करा है. मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर मैं आपसे पूछता हूं फेसबुक किसने डेवलप करी है तो जवाब है मार्क ज़करबर्ग. इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है फेसबुक का सोर्स कोड किसने लिखा है, इसका भी जवाब है मार्क ज़करबर्ग. तो कोई प्रोग्राम बनाना, कोई वेबसाइट डेवलप करना, कोई ऐप डिजाइन करना, उन सब के आप सोर्स कोड्स लिखते हैं. तो एज अ डेवलपर आपका पहला काम होता है किसी भी दुनिया की लैंग्वेज को सीखकर उस लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखना. फिर आपके कंप्यूटर का मैंने कहा था ब्रेन, दिमाग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है. ना कीबोर्ड, ना माउस, ना मॉनिटर, कुछ नहीं. आपके कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सीपीयू होता है और सीपीयू को इन 900 लैंग्वेजेस में से एक भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है. डिड वी डिस्कस दिस? बात हुई थी हमारी. सीपीयू को इन 900 लैंग्वेजेस में से
एक भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। सीपीयू को सिर्फ एक लैंग्वेज समझ में आती है, एंड व्हाट इज दैट लैंग्वेज? दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज बाइनरी लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मशीन कोड। तो फिर आपका सेकेंड काम होता है अपने सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। कौन करता है ये कन्वर्जन? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ये कन्वर्जन आपकी लैंग्वेज के अंदर बैठा हुआ एक सॉफ्टवेयर करता है जिसका नाम होता है कंपाइलर, जिसका नाम होता है कंपाइलर। खूब यूज करेंगे हम लोग ये वर्ड, याद रखिएगा। जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करेंगे बहुत ज्यादा मेरे और आपके बीच में ये वर्ड्स यूज होंगे, दैट इज कंपाइलर। सो बी वेरी वेरी क्लियर, कंपाइलर कई बार आप सुनेंगे। सो कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड, ये हमारा नेक्स्ट टास्क होता है। मैंने आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके भी समझाया था कि कंपाइलर का टास्क क्या होता है। आज फिर से वो डायग्राम में आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे कहा था ये मान लीजिए हमारा सीपीयू है, हमारा कंप्यूटर है जिसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। ये हमारा प्रोग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। जो भी प्रोग्राम हम सोर्स कोड स्टाइल में लिखते हैं, सबसे पहले सीपीयू इसे पढ़कर इसे कन्वर्ट कर, सबसे पहले कंपाइलर इसे पढ़कर इसे कन्वर्ट करता है इनटू द फॉर्मेट विच इज कॉल्ड एज द मशीन कोड। कंपाइलर हमेशा आपके कोड को बाइनरी या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मैंने आपसे यह भी कहा था कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है ये 2+2 जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है? तो एक इंसान के तौर पे हर कोई बता सकता है कि जो मैंने 2+2 लिखा है वो मैथमेटिकल इक्वेशन है, हाँ या ना? लिखा है मैंने। लेकिन इस 2+2 को जब तक आप बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर देंगे तब तक सीपीयू के समझ में नहीं आएगा कि आप उसको 2 और 2 ऐड करने को कह रहे हैं। तब तक सीपीयू के समझ में नहीं आएगा कि आप उसको 2 और 2 ऐड करने को कह रहे हैं। तो ये जो 2 होता है जब तक सीपीयू से पढ़ ना ले तब तक उसे क्लियर नहीं होगा, और सीपीयू तक ये जाएगा तब जब ये बाइनरी में कन्वर्ट हो। और इसको बाइनरी में कन्वर्ट कौन करेगा? जल्दी बताइए। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा कंपाइलर। दैट इज व्हाई वी से हमारे सोर्स कोड का मशीन कोड में कन्वर्जन करता है कंपाइलर। फिर मैंने आपसे कहा था एक बार प्रोग्राम जब मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, अल्टीमेटली फिर आप अपने प्रोग्राम को या यूं कह लीजिए मशीन कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। तो हमारा लास्ट स्टेप था एग्जीक्यूशन ऑफ द मशीन कोड, ये हमारा फाइनल स्टेप था। यानी कभी भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, चाहे जावा में करें, C++ में करें, सी में करें, ये स्टेप्स हमेशा सेम रहेंगे। हर एक में आप ये 3 काम करते हैं, प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम कंपाइल करना एंड फाइनली प्रोग्राम को रन करना। आ रही है बात समझ? आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब फिर लास्ट में हमने डिस्कस करा था कि अगर हमें ये तीनों काम करने हैं अपने कंप्यूटर पे तो हम कैसे करेंगे। क्या हम नोटपैड में पहला काम कर सकते हैं प्रोग्राम लिखना? क्या मैं नोटपैड में, नोटिस करिए मैं आपको नोटपैड दिखा रहा हूं, जस्ट ऑब्जर्व दिस, ये मेरे कंप्यूटर का नोटपैड है। क्या मैं इस नोटपैड में सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। ये देखें मैं सी का कोड लिख रहा हूं, जो कोड आपको अभी थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा। ये मेरा सी लैंग्वेज का कोड है विच आई एम राइटिंग वेरी इजीली इन दिस सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड एज नोटपैड। लेकिन गौर करिए इस कोड को लिखने के बाद अगर मैं नोटपैड में देखूं कि इसका कंपाइलेशन कैसे होगा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कंपाइल करने का, नहीं है ना? समझते हैं राइट? यानी नोटपैड में सिर्फ हम स्टेप 1 कर सकते हैं। स्टेप 1 क्या है? प्रोग्राम लिख पाना। ना तो नोटपैड के अंदर आप अपने प्रोग्राम को कभी कर पाएंगे कंपाइल, ना नोटपैड के अंदर आप अपने प्रोग्राम को कभी कर पाएंगे रन, क्योंकि नोटपैड सिर्फ एक टेक्स्ट एडिटर है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, नोटपैड सिर्फ एक टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर वो होते हैं जिनमें आप बस टाइपिंग कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप। व्हाट्सएप भी एक टेक्स्ट एडिटर है, जल्दी बताइए। आप उसमें भी बस मैसेज लिख सकते हैं ना? तो जैसे व्हाट्सएप आपको सिर्फ टाइपिंग की फैसिलिटी देता है, बिल्कुल ऐसे नोटपैड भी आपको टाइपिंग की ही फैसिलिटी देता है। उससे ज्यादा नोटपैड में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट? तो अगर आप चाहते हैं आप प्रोग्रामिंग कर पाएं तो आपको इन तीनों स्टेप्स को करने के लिए अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आई होप आपने उसका नाम
लास्ट लेक्चर में ध्यान से सुना होगा, उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है IDE। अब आता है टर्म व्हाट इज एन IDE एंड व्हाट इट डज। ये ID क्या होता है और ये करता क्या है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले ID का फुल फॉर्म, जो लोग लास्ट लेक्चर में थे IDE का फुल फॉर्म टाइप कीजिए। जिन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड करा है प्लीज टाइप द फुल फॉर्म ऑफ द एक्रोनिम IDE। एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। वेरी गुड। द IDE term stands for I for integrated, ठीक है, D for development and E for environment. This is the full form of ID। ठीक है, अब आप इन तीनों का मतलब समझिए। सबसे पहले मुझे बताइए what is the meaning of the word integrated? Can you tell me? Integrated मतलब together, right? All things present in the same software, that is called as integrated, right? चलिए नेक्स्ट, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोग्रामिंग। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स IDE एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा टूल होता है जो आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारे स्टेप्स को इंटीग्रेट करके दे देता है। इंटीग्रेट करके दे देता है मतलब आप इसी सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम लिख सकते हैं, यहीं पे कंपाइल कर सकते हैं, यहीं पे रन कर सकते हैं। दोबारा सुनिएगा मेरी बात, ID का मतलब एक ऐसा टूल जो आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारे स्टेप्स इंटीग्रेट करके दे देता है। इसी के अंदर आप प्रोग्राम लिख पाते हैं, इसी के अंदर आप प्रोग्राम कंपाइल कर पाते हैं, इसी के अंदर आप प्रोग्राम को रन कर पाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जल्दी जल्दी बताइए, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस मीन्स दैट यूजिंग एन IDE we can write, okay, comma, compile as well as run a program। ID की मदद से आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात, हर लैंग्वेज के अलग अलग IDs होते हैं। जल्दी जवाब दीजिए, हर लैंग्वेज के अलग अलग IDs होते हैं। यस, देयर इज अ डिफरेंट ID फॉर जावा, there is a different ID for Python, there is a different ID for C++। Are you understanding this? C का ID अलग है, Java का ID अलग है, C++ और Python का ID अलग है। हर लैंग्वेज का आपको अलग अलग ID मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं C के पॉपुलर IDs कौन कौन से हैं। इसका मतलब एक और गलतफहमी आपकी दूर होनी चाहिए। मैं एक लाइन बोलता हूं, आप बताइएगा मैं सही बोल रहा हूं कि गलत। मुझे अगर C में प्रोग्रामिंग करनी है तो मुझे अपने कंप्यूटर में C डालनी पड़ेगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मुझे अगर C में प्रोग्रामिंग करनी है तो मुझे अपने कंप्यूटर में C डालनी पड़ेगी। बिल्कुल गलत, मुझे C नहीं डालनी पड़ेगी, मुझे C को सपोर्ट करने वाला IDE डालना पड़ेगा, राइट? तो जब हम कोडिंग करते हैं हम लैंग्वेज नहीं IDE इंस्टॉल करते हैं। वो ID हमें प्रोवाइड करता है लैंग्वेज का सपोर्ट, जिसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं और आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल सही, C को सपोर्ट करने वाला ID। आप C के पॉपुलर IDs के नाम जो आपसे मैंने डिस्कस करे थे, एक तरफ ID का नाम और एक तरफ इसकी पॉपुलर कंपनी का नाम। मैंने आपसे कहा था जो हमारा पहला ID होगा, जो हम लोग इस कोर्स की शुरुआत में यूज करेंगे, उस ID का नाम है टर्बो C++। ठीक है, इसे टर्बो C भी आप बुला सकते हैं, बट क्योंकि ये दोनों लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है इसलिए इसके नाम में C++ आपको दिखेगा। कौन सी कंपनी ने बनाया इस ID को? इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है बोरलैंड। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, पढ़ाते वक्त बहुत बार यूज करूंगा मैं। देन मैंने कहा था C का दूसरा पॉपुलर ID है कोड ब्लॉक्स। इसको किसने बनाया? इसको बहुत सारी कंपनीज ने मिलकर बनाया है।
तो इसलिए मैंने इसकी जगह वेरियस लिख दिया है। सी का जो तीसरा आईडी है वेरी पॉपुलर, उसका नाम है डेव सी प्लस प्लस। किसने बनाया है? इसको बनाया है ब्लडशेड नाम की कंपनी ने। सी का जो चौथा पॉपुलर आईडी है उसका नाम है वीएस कोड। वीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? वीएस का फुल फॉर्म होता है विजुअल स्टूडियो, राइट? ये किसने बनाया? ये बनाने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। दिस आईडी इज डेवलप्ड बाय द कंपनी कॉल्ड एज माइक्रोसॉफ्ट। और सी का पांचवा आईडी मैंने आपको कहा था एक्स कोड है, विच इज डेवलप्ड बाय द कंपनी विच इज कॉल्ड एज एप्पल। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं इन सब में कॉमन क्या है, तो आप मुझे बोलोगे दे ऑल आर IDs which we can use for C programming. ठीक है, which we can use for C or C++ programming. Yeah, they all support C. अब हम इस कोर्स में क्या यूज करेंगे? हम दो यूज करेंगे। We'll be using Turbo at the initial level और उसके बाद we'll be going for code blocks. ये दो आईडीज हैं। अभी ये बिल्कुल चिंता मत करिएगा सर ये आईडीज कहां से मिलेंगे, इन्हें कंप्यूटर पे लैपटॉप पे कैसे इंस्टॉल करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी हमें 3 दिन पहला प्रोग्राम समझने में लगेंगे। 3 दिन बाद मैं आपका ऑनलाइन प्रैक्टिकल लूंगा। उस दिन मैं आपको बताऊंगा इन आईडीज को अपने कंप्यूटर पे कैसे आप इंस्टॉल करेंगे और कैसे यूज करेंगे। शैल आई बिगिन विद द कोड? प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी जाए, जल्दी जल्दी बताइए सर। बट कोड ब्लॉक्स में सीसी प्लस प्लस दोनों कैसे चल जाते हैं? क्योंकि वहां कंपाइलर ऐसा होता है जो सीसी प्लस प्लस दोनों को सपोर्ट करता है। वो टर्बो में भी पॉसिबल है, वो डेव सी प्लस प्लस में भी पॉसिबल है। ओके अमित, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल अभिजीत, जो आईडी सी प्लस प्लस को सपोर्ट करता है वो 100% सी को भी सपोर्ट करेगा। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी वैलिड स्टेटमेंट। हाँ, मैक पे एक्स कोड अवेलेबल है ना सौमिल? मैक पे एक्स कोड अवेलेबल है। अगर आप मैक यूज करते हैं तो आप एक्स कोड यूज करें। मशीन कोड को एग्जीक्यूट कौन करता है? मशीन कोड को एग्जीक्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू करते हैं। ओके चयन, machine code is executed by operating system and central processing unit. ओके चलिए, तो इस समय आप लोग जो जूम ऐप यूज कर रहे हैं आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप में, उस जूम ऐप को कौन चला रहा है? कौन है जो जूम ऐप को रन कर रहा है आपके डिवाइस में? आपके डिवाइस का ओएस और आपके डिवाइस का प्रोसेसर। आपके डिवाइस का ओएस और आपके डिवाइस का प्रोसेसर दोनों मिलकर जूम ऐप को रन कर रहे हैं। नहीं, टर्बो सी फोन के लिए नहीं है। फोन के लिए आपको सी ड्रॉइड लेना पड़ेगा। शशांक, फोन के लिए एक ऐप आती है, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो उसका नाम है सी फॉर ड्रॉइड। आपको वो ऐप डाउनलोड करनी होगी। ठीक, चलो आगे। शैल आई प्रोसीड नाउ? या हर्षित, यू कैन गो फॉर डेव सी प्लस प्लस, नो इश्यूज इन दैट। डेव सी प्लस प्लस भी उतना ही पॉपुलर है जितना कोड ब्लॉक्स है। ओके चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आईडीज के बारे में बात करेंगे 3 दिन बाद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा टाइटल है राइटिंग द फर्स्ट सी प्रोग्राम। Now we are writing our very first C language program. सर कोई स्पेशल सिस्टम रिक्वायर्ड होता है प्रोग्रामिंग के लिए? नहीं कुणाल जी, जो आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं फिलहाल उसके लिए कोई बहुत स्पेशल नहीं चाहिए। बट हाँ, आप जावा पढ़ते हैं, कोई हाई एंड लैंग्वेज पढ़ते हैं तो जरूर आपको अच्छा रैम साइज और अच्छी प्रोसेसर पावर चाहिए होती है। लेकिन सी के लिए कोई बहुत हाई एंड कंप्यूटर नहीं चाहिए। जो आप सी यूज कर रहे हैं, जो आप सी पढ़ रहे हैं, वो 4 GB की रैम पे भी काम कर जाएगी, 2 GB की रैम पे भी काम कर जाएगी। ओके कुणाल गिर, डाउट सॉल्व?
आदर्श मैं बता दूंगा आपको रिकमेंडेड लैपटॉप कौन सा है। अगर आपको सॉफ्टवेयर में कैरियर बनाना है तो डेफिनेटली आपको मिनिमम 8 GB रैम लैपटॉप की रखनी चाहिए मिनिमम, अगर आप सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ते हैं तो। और हार्ड डिस्क आपको कम से कम 1 TB की लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको सी के बाद C++, जावा, पाइथन, एंड्रॉइड इन सब की तरफ जाना है तो हाई एंड कंप्यूटर की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब अपन टेक्निकल डिस्कशंस कर लें। डिवाइस कौन सा अच्छा है, लैपटॉप कौन सा अच्छा है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। फाइन। हर्षित आपका वीडियो ऑन है, प्लीज वीडियो ऑफ करें। ठीक है, i5 में चल जाएगी आराम से, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि हम लोगों ने अपने कंप्यूटर पे सी लैंग्वेज का आईडी इंस्टॉल कर लिया है। मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूं हमने उस आईडी को ओपन कर लिया है और उसमें हम हमारा पहला सी प्रोग्राम लिख रहे हैं। सब लोग मेरी ये बात समझ रहे हैं? मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हमने अपने कंप्यूटर पे सी लैंग्वेज का आईडी इंस्टॉल कर लिया है। मैं ये भी मानकर चल रहा हूं हमने उस आईडी को ओपन कर लिया है और हम उसमें अपना पहला सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख रहे हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ठीक है, फिर मैं आपको 3 दिन बाद जब थ्योरी कंप्लीट करूंगा तब बताऊंगा आईडी को कंप्यूटर में इंस्टॉल या लैपटॉप पे इंस्टॉल कैसे करना है। चलिए तो फिलहाल ये एज्यूम करिए ये आपकी आईडी विंडो है। ठीक है, लेट मी ड्रॉ दैट। तो दिस इज आवर आईडी विंडो, जस्ट इमेजिन दिस। इस आईडी विंडो में आप बिल्कुल टॉप पे देखेंगे तो आपको एक मेन्यू बार दिखेगा, जैसे नोटपैड पे दिखा था। उसमें आपको फाइल, एडिट, ये मेन्यूज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इनके अलावा 2 स्पेशल मेन्यूज मिलेंगे, उनका नाम ही आपको बता देगा कि ये एक आईडीई है। इसमें से एक मेन्यू आपको मिलेगा कंपाइल के नाम से और एक आपको मिलेगा रन के नाम से। क्या नोटपैड में आपको ये 2 दिखे थे ऑप्शंस, कंपाइल और रन? नहीं दिखे थे, लेकिन यहां दिखेंगे क्योंकि ये एक आईडीई है और ये प्रोग्रामिंग के लिए ही बनाया गया सॉफ्टवेयर है, राइट? और एक बार फिर बताइए हम लोग कौन सा आईडी यूज कर रहे हैं? हम लोग यूज कर रहे हैं टर्बो C++, राइट? ये हमारे आईडी का नाम है। टर्बो बोल लीजिए आप शॉर्ट में, राइट? ना सी बोलिए ना C++ बोलिए, आप तो शॉर्ट में बोल लीजिए टर्बो आईडी है। तो हम लोग टर्बो आईडी यूज कर रहे हैं। टर्बो आईडी में आपको ये मेन्यू बार साफ नजर आएगा जब आप आईडी को ओपन करेंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का एरिया, यहां आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो मैं आपका पहला सी प्रोग्राम यहां पर लिख रहा हूं। सभी लोग ध्यान से इस प्रोग्राम को समझिएगा और लिखने से पहले आपके लिए एक छोटा सा मैसेज। सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्या इस बात का मतलब समझते हैं? समझते हैं? क्या मैं कह सकता हूं आपका जीमेल का पासवर्ड केस सेंसिटिव है? जल्दी बोलिए, आपका जीमेल का पासवर्ड केस सेंसिटिव है। अगर जीमेल में लॉगिन करते वक्त पासवर्ड के लेटर्स कैपिटल या स्मॉल चेंज हो जाएं तो आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसे प्रोग्रामिंग में इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव होना। तो सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें जब भी आप कोड लिखेंगे आपको स्मॉल और कैपिटल का खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो जो स्मॉल है वो स्मॉल ही लिखना पड़ेगा, जो कैपिटल है वो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कंपाइलर दे देगा एरर। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कंपाइलर दे देगा एरर। ये बात समझ में आई सबको? राइट। तो अब आप नोटिस करिए हमारे प्रोग्राम का पहला स्टेटमेंट, हैश इंक्लूड stdio.h, फर्स्ट लाइन। हमारे प्रोग्राम का दूसरा स्टेटमेंट, हैश इंक्लूड conio.h। हमारे प्रोग्राम की तीसरी लाइन, void main curly brace open within curly brace CLR SCR। उसके बाद मैंने लिखा printf, printf में मैसेज दिया हेलो यूजर और मेन करा मैंने क्लोज। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। हम इसके एक एक वर्ड को समझेंगे, तो अभी ज्यादा परेशान मत होइएगा सर ये जो आपने लिखा है ये क्या है। ये मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, तभी मुझे 3 दिन लगेंगे। तो आराम से ध्यान से पेशेंटली एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं, उससे गौर से सुनिएगा। सर अभी जो लिखवा रहे हैं उसे लिखना है या आप नोट्स देंगे?
अभिजीत, मैं जो लिखवा रहा हूं उसके जरूरी पॉइंट्स आप नोट कर लो, बाकी नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, राइट? चलिए आप सुनिए ध्यान से, प्रोग्राम की एक एक लाइन का ट्रेस मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूं, ये जो दो नाम मैंने लिखे हुए हैं stdio.h और conio.h, ये अपने आप में क्या है? मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं ये दोनों अपने आप में क्या हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको इन दोनों के बारे में कुछ बताऊं, उससे पहले आप मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दें। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे कंप्यूटर में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज abc.txt, मेरे कंप्यूटर में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज pqr.bmp, मेरे कंप्यूटर में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज xyz.mp3, तो क्या आप लोग बता सकते हैं ये आपके सामने मैंने किन चीजों के नाम लिखे हैं? जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड, मैंने आपके सामने फाइल्स के नाम लिखे हैं। ये जो आप देख रहे हैं दे ऑल आर कॉल्ड एज फाइल नेम्स, ये मैंने आपके सामने फाइल के नाम लिखे हैं। करेक्ट। अब इसमें भी अगर आप पिन पॉइंट करें तो ये जो एबीसी आपको दिख रहा है ये आप मानते हैं फाइल का नाम है, और ये जो टीएक्सटी आपको दिख रहा है ये फाइल का एक्सटेंशन है। एग्री करते हैं? राइट? इसी तरह से ये pqr फाइल का नाम है, और वो जो आप देख रहे हैं bmp वो आपका फाइल का एक्सटेंशन है। राइट? ठीक है, तो कंप्यूटर्स में आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं कि डॉट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है वो फाइल का नाम होता है, और डॉट के राइट हैंड साइड पे जो होता है वो फाइल का एक्सटेंशन होता है। यस और नो? जल्दी जल्दी जवाब देते चलिए, मुझे प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहिएगा तो मुझे बैच का पेस समझ में आएगा। वेरी गुड। अब ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं फाइल के एक्सटेंशन का कंप्यूटर साइंस में क्या रोल होता है? फाइल के एक्सटेंशन का कंप्यूटर साइंस में क्या रोल होता है? तो आप इसके लिए मुझे बोल सकते हैं सर फाइल एक्सटेंशन का कंप्यूटर साइंस में वही रोल होता है जो रियल वर्ल्ड में किसी के सरनेम का होता है। जैसे किसी के सरनेम को देखकर हमें उसकी नेशनैलिटी का, उसके रिलीजन का पता लग जाता है, बिल्कुल ऐसे आप मानते हैं फाइल का एक्सटेंशन हमें यह बता देता है फाइल किस नेचर की है। आप एग्री करते हैं? फाइल के एक्सटेंशन से हमें इजीली पता लग जाता है ये फाइल किस तरह की फाइल है। जैसे हम सब जानते हैं अगर फाइल का एक्सटेंशन txt है तो आप मानते हैं ये अपने आप में एक टेक्स्ट फाइल हुई। यस और नो? राइट? अगर फाइल का एक्सटेंशन bmp है तो ये अपने आप में एक ग्राफिक्स फाइल हुई, राइट, जिसमें आप इमेज वगैरह रख सकते हैं। और अगर फाइल का एक्सटेंशन mp3 है तो ये अपने आप में मीडिया या सॉन्ग फाइल हुई। मानते हैं? राइट। बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा, C++ में आपको ढेर सारी फाइलें मिलेंगी जिनका एक्सटेंशन आपको .h मिलेगा, और जिन फाइलों का एक्सटेंशन C++ की दुनिया में .h होता है ऐसी फाइलों को अपन लोग नाम दिया करते हैं हेडर फाइल्स। तो आज का पहला टेक्निकल टर्म आपके सामने आ रहा है एंड दैट इज कॉल्ड एज हेडर फाइल। तो अगर आपसे कोई पूछता है ये ऊपर जो दो नाम लिखे हुए हैं ये क्या हैं, तो आपका जवाब होगा ये जो दो नाम दिख रहे हैं दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज हेडर फाइल। अब मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि मैं ये मानते हुए ये कोर्स कंडक्ट कर रहा हूं कि आप जिंदगी में पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपने लाइफ में कभी प्रोग्रामिंग नहीं करी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको हेडर फाइल भी बहुत नया सा टर्म लगेगा। आपके दिमाग में दो सवाल उठने चाहिए हेडर फाइल वर्ड सुनकर। सवाल नंबर 1, सर हेडर फाइल्स क्या होती हैं? सवाल नंबर 2, हम अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को यूज क्यों करते हैं? आई रिपीट, मेरा ये वर्ड सुनकर कि इन फाइलों को हेडर फाइल बोलते हैं, आपके दिमाग में दो सवाल आएंगे। नंबर 1, हेडर फाइल्स क्या होती हैं? नंबर 2, हम हेडर फाइल्स को प्रोग्रामिंग में यूज क्यों करते हैं? दोनों का जवाब बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला सवाल आता है हेडर फाइल्स क्या होती हैं? ध्यान से सुनिएगा। इसका जवाब यह है कि जो कंपनी आपके लिए ये आईडी डिजाइन करती है, जरा बताइए हम कौन सी कंपनी का आईडी यूज कर रहे हैं? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, हम कौन सी कंपनी का आईडी यूज कर रहे हैं? हम बोरलैंड का आईडी यूज कर रहे हैं, राइट? तो जो कंपनी आपके लिए आईडीई डिजाइन करती है
वो कंपनी अपनी तरफ से आपको ढेर सारे बने बनाए प्रोग्राम्स का कलेक्शन देती है। आई रिपीट, जो कंपनी आपके लिए इस आईडी को डिजाइन करती है, वो कंपनी आपको अपनी तरफ से खूब सारे बने बनाए प्रोग्राम्स का कलेक्शन देती है। ये बने बनाए प्रोग्राम्स जो आपको कंपनी की तरफ से मिलते हैं, याद रखिएगा, इन्हें टेक्निकल इंग्लिश में हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में बोलते हैं फंक्शंस। ये बने बनाए प्रोग्राम्स को प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम बोलते हैं फंक्शंस। और ये फंक्शंस जहां रहते हैं, इनका जो घर है, इनका जो रेजिडेंस है, दोस फाइल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज हेडर फाइल्स। फिर से मेरी बात गौर से सुनिएगा, जो कंपनी आपके लिए आईडीई डिजाइन करती है, वो आपको खूब सारे बने बनाए प्रोग्राम्स देती है। इन बने बनाए प्रोग्राम्स को हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में बोलते हैं फंक्शन। और ये फंक्शन जिन फाइलों के अंदर रहते हैं, दोस फाइल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज हेडर फाइल। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज अ हेडर फाइल, बहुत सिंपल इंग्लिश में आप आंसर देना, हेडर फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड प्रोग्राम। और बताइए व्हाट आर दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड एज? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, व्हाट आर दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड एज जो आपको हेडर फाइल में मिलते हैं? वेरी गुड, these predefined programs are called as functions। नहीं, सोर्स कोड नहीं, they are called as functions, right? ये फंक्शन जिन फाइलों में रहते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल। फाइन, अब आएगा आपके दिमाग में अगला डाउट कि सर हेडर फाइल्स का प्रोग्रामिंग में यूज क्या है, हम लोग अपने कोड में हेडर फाइल्स यूज करते क्यों हैं? तो जवाब सुनिए ध्यान से, इसका क्या है। इसका जवाब ये है कि जब भी आप सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जब भी आप सी लैंग्वेज में कोई कोड डिजाइन करते हैं, तो आपके पास प्रोग्राम को बनाने के दो ऑप्शन होते हैं। आपके पास प्रोग्राम को बनाने के दो ऑप्शन होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी प्रोग्राम को बनाना सी लैंग्वेज में दो तरीके से संभव है। पहला तरीका, पूरा प्रोग्राम आप खुद लिखें, पूरे प्रोग्राम के स्टेप्स आप खुद लिखें, खुद का दिमाग लगाएं, खुद के लॉजिक्स लगाएं और पूरा प्रोग्राम डिजाइन करें। दूसरा तरीका, आप अपने काम को सिंपल कर सकते हैं बाय यूजिंग दोस प्रीडिफाइंड कोड्स व्हिच आर कॉल्ड एज फंक्शंस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तुरंत आपको मेरी बात समझ में आएगी। इमेजिन करिए, मैं आपसे कहता हूं मुझे सी में एक प्रोग्राम बनाकर दीजिए जो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाले। इमेजिन करिए, मैं आपसे कहता हूं मुझे सी में आप एक प्रोग्राम बनाकर दीजिए जो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाले। आप मानते हैं स्क्वायर रूट निकालने के कुछ स्टेप्स होंगे, हाँ या ना? स्क्वायर रूट निकालने के कुछ स्टेप्स होंगे, यस और नो? राइट। तो एक तरीका ये है, स्क्वायर रूट निकालने के जो स्टेप्स हैं वो आप खुद सीखें, खुद लिखें। तो आप मानते हैं कम से कम 10-15 लाइनों का कोड होगा? आप मानते हैं अगर वो स्टेप्स आप खुद लिखेंगे तो 10 से 15 लाइनों का कोड आपको लिखना पड़ेगा। गुड। अब अगर आपको लगता है सर इसका कोई दूसरा तरीका है कि स्क्वायर रूट आराम से कैलकुलेट हो जाए, बिल्कुल है। कैसे? सी लैंग्वेज के पास स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन अवेलेबल है। क्या नाम है उस फंक्शन का? उस फंक्शन का नाम है SQRT। क्या करता है ये फंक्शन? ये फंक्शन आपके लिए किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालता है। लेकिन अगर आपको इस फंक्शन को यूज करना है तो ये एक हेडर फाइल के अंदर बैठा हुआ है। कौन सी हेडर फाइल के अंदर बैठा हुआ है? ये जिस हेडर फाइल के अंदर बैठा है उसका नाम रखा गया है math.h। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें SQRT यूज करना है तो हमें हमारे प्रोग्राम में math.h को शामिल करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं हम SQRT को यूज करें तो हमें अपने प्रोग्राम में अटैच करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा सी की इस हेडर फाइल को जिसका की नाम है math.h। अगर आपको लग रहा है सर math.h में बस SQRT है क्या? नहीं, math.h में SQRT के अलावा बहुत सारे फंक्शन हैं। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हो तो वहां साइन कॉस tan पढ़े, जल्दी जल्दी बताइए, पढ़े? तो math.h में साइन कॉस tan के फंक्शन है। आपने अपने स्कूल के दिनों में लॉगरिथम्स पढ़ी है तो लॉग निकालने का फंक्शन है। आपने पावर कैलकुलेट करी है तो पावर कैलकुलेट करने का POW नाम का फंक्शन है। ये सब कहां अवेलेबल हैं? ये सब के सब अवेलेबल हैं एक हेडर फाइल के अंदर जिसका की नाम है math.h। तो अगर मैं math.h को यूज करता हूं तो मुझे इनमें से किसी के लिए भी अपना खुद का लॉजिक नहीं लगाना पड़ेगा
और मैंने डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? जल्दी बताइए। वेरी गुड। अब आपको सेकंड डेमो देता हूं। ऐसे ही मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं मुझे सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बना कर दीजिए जो स्क्रीन के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करे। एक प्रोग्राम ऐसा बनाइए जिसे चलाऊं तो स्क्रीन पे सर्कल ड्रॉ हो जाए। अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो इसके भी सी में आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, सर्कल को आप ड्रॉ करने का लॉजिक लिखिए। आप मानते हैं वो बहुत लेंथी लॉजिक होगा? आप मानते हैं वो बहुत लेंथी लॉजिक होगा? अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल वैसा होगा जैसा आपने स्कूल के दिनों में ग्राफ पेपर की प्लॉटिंग की है। याद है आपको? ग्राफ पेपर प्लॉट करते थे, कैसे करते थे? एक एक पॉइंट आप ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ते थे। आपको ऐसे कोड लिखना पड़ेगा। दूसरा तरीका, अगर आप चाहते हैं मिनिमम मेहनत में सर्कल ड्रॉ हो जाए तो सी कहती है सी के पास एक फंक्शन है। किस नाम का फंक्शन है? सर्कल नाम का फंक्शन है। क्या करेगा ये फंक्शन? आपके लिए सर्कल ड्रॉ करेगा। आप बस इसको रेडियस बता दीजिए। सर्कल के लिए रेडियस चाहिए? यस और नो? चाहिए? तो आप बस इसको रेडियस बताइए, ये आपके बताए गए रेडियस का सर्कल ड्रॉ करके आपको दे देगा। लेकिन अगर आपको सर्कल यूज करना है तो आपको सी की हेडर फाइल प्रोग्राम में ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी हेडर फाइल? हेडर फाइल का नाम है graphics.h। क्या करती है ये हेडर फाइल? अलग अलग तरीके के फिगर्स ड्रॉ करवाती है। जैसे सर्कल है तो इसके पास रेक्टेंगल भी है। गेस कर सकते हैं रेक्टेंगल से क्या होता होगा? गेस कर सकते हैं? एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं आप। इसी तरह से इसके पास पॉलीगन है, राइट? आप मल्टीपल साइड्स का फिगर ड्रॉ कर सकते हैं पॉलीगन से। इसी तरह से इसके पास एलिप्स नाम का फंक्शन है, आपके लिए एलिप्स ड्रॉ कर देगा। ये सारे के सारे, अगर मैं आपसे पूछूं ये सब क्या हैं जिनके नाम हम लिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। कहां से आए हैं? ये आए हैं फ्रॉम द हेडर फाइल graphics.h। ये कौन थे? ये भी फंक्शंस थे। ये कहां से आए? ये आए हैं फ्रॉम mat.h। तो अगर मैं इन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में ऐड कर लूं तो आप मानते हैं मेरा काम सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा? यस, बिल्कुल सही। अब मैं आपको इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं, हेडर फाइल्स का असल जिंदगी का उदाहरण। आपके टू व्हीलर में एक्टिवा की बात करें, बाइक की बात करें, आप मानते हैं एक किक भी है और एक सेल्फ स्टार्ट का बटन भी है? बताइए, है? सेल्फ स्टार्ट का बटन भी है, किक भी है। अगर आपको टू व्हीलर स्टार्ट करना है तो किक से भी स्टार्ट हो जाएगा और सेल्फ स्टार्ट के बटन से भी हो जाएगा। मानते हो? तो जो आप किक लगाते हो अपने टू व्हीलर पे, वो प्रोग्रामिंग में ऐसा है जैसे आप सारे स्टेप्स खुद कर रहे हैं। और वो जो सेल्फ स्टार्ट का बटन आप प्रेस करते हैं, गेस करिए वो किसके जैसा हो गया? गेस करिए वो प्रोग्रामिंग में किसके जैसा हो गया? वो हो गया फंक्शन के जैसा। उस बटन का अपना एक काम है, आपने उस बटन को दबाया और आपकी बाइक, आपका टू व्हीलर स्टार्ट हो जाएगा। एग्री करते हैं मेरी इस बात पे? समझ आया? एग्जाम्पल क्लियर हुआ? तो जो रोल एक टू व्हीलर के सेल्फ स्टार्ट बटन का है, वो रोल सी की दुनिया में फंक्शंस का है। इसलिए आप जब भी सी लैंग्वेज में लोगों को प्रोग्रामिंग करते हुए देखेंगे, आप देखेंगे हमेशा टॉप पे प्रोग्रामर्स किसी ना किसी हेडर फाइल का नाम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। आ रहा है समझ? इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ हेडर फाइल्स का? चलिए, अब जो मैंने आपको समझाया है उसके मैं नोट्स लिख रहा हूं, ठीक है? आपके लिए मैं नोट्स टाइप करता जा रहा हूं, आप उसे समझते चलिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। कुछ दिन बाद ये आपको डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएंगे पीडीएफ या पीपीटी के फॉर्म में, ठीक है? अभी मैं खुद टाइप कर दे रहा हूं ताकि आप उसे ध्यान से समझ लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर हेडर फाइल्स एंड व्हाई डू वी यूज देम? हेडर फाइल्स क्या होती हैं और हम उन्हें क्यों यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर? ठीक? जवाब, सबसे पहले इस सवाल का जवाब देते हैं, हेडर फाइल्स क्या होती हैं? जवाब है, हेडर फाइल्स आर दोस फाइल्स विच हैव, बताइए क्या एक्सटेंशन होता है? जल्दी जल्दी, विच हैव द एक्सटेंशन .h in C and C++ लैंग्वेजेस, राइट? याद रखिएगा ये C++ के लिए बोला जा रहा है, बाकी लैंग्वेजेस में अलग तरीके से एक्सटेंशन होता है। C++ में हेडर फाइल्स का एक्सटेंशन आपको मिलेगा .h। नंबर 2,
हेडर फाइल के बारे में पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, दीज हेडर फाइल्स कौन बनाता है? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। क्या मैं और आप बनाते हैं? आर दे क्रिएटेड बाय अस? वेरी गुड। These header files are created by the company which designs the IDE of C language. ठीक है? In our case, कौन है वो कंपनी? It is Borland. In our case, it is Borland. ठीक. Third point, these header files contain a huge collection of predefined programs which are called as, very important word, बताइए क्या आना चाहिए अगला वर्ड? What are these predefined programs called as? जो आपको हेडर फाइल के अंदर बने बनाए मिलते हैं। शाबाश। which are called as functions. Full stop. For example, all mathematical functions like, ध्यान दीजिएगा, SQRT फंक्शन का नाम हमेशा स्मॉल लेटर में पैरेंथेसिस के साथ आता है। एवरीवन प्लीज लिसन दिस। फंक्शन का नाम हमेशा स्मॉल लेटर में पैरेंथेसिस के साथ आता है। तो SQRT, कॉमा पाव, कॉमा साइन, कॉमा कॉस, कॉमा टेन, कॉमा लॉग, एटसेट्रा आर अवेलेबल। बताइए कौन सी हेडर फाइल में सारे के सारे? आर अवेलेबल इन अ हेडर फाइल कॉल्ड, कौन सी? वेरी गुड, बिल्कुल सही, mat.h. Fifth point, similarly, all the functions for drawing various figures on screen are available in a header file called graphics.h. ठीक है? अब ग्राफिक्स के कुछ फंक्शंस के नाम लिख रहा हूं, लाइक सर्कल, कॉमा रेक्टेंगल, कॉमा पॉलीगन, कॉमा एलिप्स, कॉमा बार, एटसेट्रा। ये तो है कहानी हेडर फाइल्स की। नेक्स्ट पॉइंट, अब बताइए हमें इन फंक्शन से क्या बेनिफिट है? जल्दी जल्दी बताएं, हम लोगों को इन फंक्शंस का क्या फायदा? कैसे हमारा काम सिंपल कर देते हैं, आसान कर देते हैं। वेरी गुड। नाउ इफ अ प्रोग्रामर wants to simplify his programming efforts and wants to write the program quickly, then he has to use these functions. उसे इन functions को use करना पड़ता है। But to use these functions, C की शर्त क्या है? use these functions के लिए C की शर्त क्या है? क्या करना पड़ेगा तभी आप functions use कर पाएंगे? जल्दी बोलिए। हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में अटैच करना पड़ेगा। वेरी गुड। बट टू यूज दीज फंक्शंस, कॉमा वी मस्ट अटैच their respective header files in our program, and to do this, C language gives us a command. Called, कौन सा कमांड? जो आपको सबसे पहली लाइन दिखी है। कौन सी है सबसे पहली लाइन? हैश इंक्लूड।
हैश इंक्लूड, ये वो कमांड है जो प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को अटैच करता है। अभी मैंने हैश इंक्लूड नहीं पढ़ाया है, सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, हैश इंक्लूड से हमारे प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को हम अटैच करते हैं। बताइए, जो स्क्रीन पे नोट्स दिख रहे हैं क्लियर है? ठीक है, अब वापस लौटिए मेरे प्रोग्राम की तरफ और जरा बताइए, मैंने जो अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स यूज की हैं उनके क्या नाम दिख रहे हैं आपको? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। मैंने जो प्रोग्राम में हेडर फाइल यूज की है उसका क्या नाम दिख रहा है? वेरी गुड। सबसे पहले नाम ध्यान से देखिएगा, स्टूडियो नाम नहीं है, इट इज stdio.h, राइट? तो अब मैं आपको पहली हेडर फाइल का पर्पस और वर्किंग समझा रहा हूं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज stdio.h हेडर फाइल यूज्ड फॉर? ये जो stdio.h है, ये हेडर फाइल हम लोगों ने क्यों लगाई है, हमें इससे क्या फायदा होता है? तो जवाब सुनिए। आई थिंक आप में से काफी लोग जानते ही होंगे, बट मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं, तो मैं मान रहा हूं आपको कुछ नहीं पता प्रोग्रामिंग में, हर चीज आपके लिए नई है। तो आप सुनिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ stdio.h। सबसे पहले stdio का आप फुल फॉर्म सुनिएगा। द वर्ड stdio stands for standard input output। ये stdio शब्द का फुल फॉर्म होता है। अब मुझे बताइए, कंप्यूटर साइंस में वो कौन सा डिवाइस है जिस पे आपको कंप्यूटर कुछ रिजल्ट्स वगैरह दिखाता है? जवाब दीजिए जरा। आपको रिजल्ट्स वगैरह कंप्यूटर में कहां दिखते हैं? मॉनिटर पे दिखते हैं, राइट? जिसे आप मॉनिटर बुलाते हैं उसे याद रखिएगा, हम लोग बुलाते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। उसे हम लोग प्रोग्रामिंग में बुलाते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। और ये बताइए, आप कंप्यूटर में टाइपिंग कौन सा डिवाइस यूज करके करते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए। आप कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं वाया कीबोर्ड, तो जिसे आप कीबोर्ड के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा उसे हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। और जिसे आप लोग मॉनिटर बुलाते हैं, याद रखिएगा उसे हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। ये टेक्निकल टर्म्स हैं। आई होप आपने लास्ट लेक्चर अगर मिस ना करा हो, तो मैंने आपसे कहा था, लोग जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम बुलाते हैं उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? वेरी गुड, उसे हम लोग बुलाते हैं, जल्दी बोलिए, उसे हम लोग बुलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दुनिया जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम बुलाती है उसे हम बुलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। शाबाश। देन मैंने कहा था, लोग जिसे प्रोग्राम बुलाते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं? उसे हम बुलाते हैं सोर्स कोड। ऐसे ही आज दो नए नाम सुनिए। लोग जिसे कीबोर्ड बुलाते हैं उसे हम लोग बुलाते हैं स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, और लोग जिसे मॉनिटर बुलाते हैं उसे हम लोग बुलाते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब सुनिए इससे आगे की कहानी। अब सुनिए, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, इससे रिलेटेड stdio.h हमें क्या देती है? तो याद रखिएगा, stdio.h हेडर फाइल आपको दो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट काम करने देती है। इतने इंपॉर्टेंट कि हम मानते हैं जैसे जिंदा रहने के लिए आपके लिए सांस लेना और सांस छोड़ना जरूरी है, उतना ही जरूरी किसी प्रोग्राम के लिए ये दो काम होते हैं। इनमें से पहले काम का नाम होता है इनपुट और दूसरे काम का नाम होता है आउटपुट। आपने इनको 50 बार होते हुए देखा होगा रियल वर्ल्ड में। आज पहली बार प्रोग्रामिंग में आपको इसका मतलब समझा रहा हूं। समझिए क्या मतलब होता है इनपुट का, क्या मतलब होता है आउटपुट का। इनपुट शब्द का मतलब होता है आप कंप्यूटर में किसी भी तरह का डेटा फीड करते हैं। यानी जब भी कोई सॉफ्टवेयर रन होता है, अगर वो सॉफ्टवेयर रन होते वक्त आपसे किसी तरह का डेटा लेता है, किसी तरह की वैल्यू लेता है, तो अपन मानते हैं आप उस सॉफ्टवेयर को इनपुट दे रहे हैं। और जब भी कोई सॉफ्टवेयर आपको कोई रिजल्ट दिखाता है, आपको कोई आउटपुट दिखाता है, तब अपन मानते हैं वो सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन के ऊपर आउटपुट जनरेट कर रहा है। अब आप सब मुझे बताइए, आप सब ने व्हाट्सएप यूज करा है? जल्दी जल्दी बोलिए, करा है? राइट। जब आप व्हाट्सएप यूज करते हैं और आप व्हाट्सएप के थ्रू किसी से चैट करते हैं, तो आप मानते हैं आप अपने शब्द में ये बोलेंगे कि आप मैसेज टाइप कर रहे हैं?
हाँ या ना? कर रहे हैं। लेकिन हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में बोलेंगे आप व्हाट्सएप को इनपुट दे रहे हैं। जब आप व्हाट्सएप में मैसेज लिख रहे होते हैं, आप व्हाट्सएप को इनपुट दे रहे होते हैं। फिर आप बताइए, व्हाट्सएप पे एक सेंड का बटन होता है ग्रीन कलर का। उस ग्रीन कलर के बटन पे आप जब प्रेस करते हैं तो आप मानते हैं ये मैसेज जिसको आप भेज रहे हैं उसके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन में दिखता है, उसके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन में दिखता है। तो उस समय हम ये मानते हैं व्हाट्सएप आपके इस मैसेज को कर रहा है आउटपुट। यानी हर सॉफ्टवेयर को कुछ फ्रूटफुल काम अगर करना है तो दो काम तो करने ही करने हैं। पहला काम, उसे हमसे कुछ लेना है। दूसरा काम, उसे हमें कुछ दिखाना है। लेने को प्रोग्रामिंग में बोलते हैं इनपुट, दिखाने को प्रोग्रामिंग में बोलते हैं आउटपुट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। ऐसे ही मुझे बताइए, जब आप एटीएम मशीन ऑपरेट करते हैं, जब आप एटीएम मशीन के सामने जाकर खड़े होते हैं तो मशीन आपसे वो अमाउंट पूछती है जो आपको विड्रॉ करना है। तो आप मानते हैं आप उस अमाउंट को टाइप करते हैं एटीएम पे लगे हुए पिन से, एटीएम पे लगे हुए कीपैड से करते हैं। तो जब आप उस पर्टिकुलर अमाउंट को टाइप कर रहे हैं, आप एटीएम को दे रहे हैं इनपुट, और फिर एटीएम आपको वो पैसे निकाल कर देता है। एटीएम आपको उतना पैसा निकाल कर देता है। वो जो आपको पैसा दिख रहा है वो एटीएम की तरफ से आने वाला आउटपुट है। और स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ आता है, थैंक यू फॉर यूजिंग द मशीन या थैंक यू फॉर यूजिंग द एटीएम, वो उस एटीएम की तरफ से आने वाला आउटपुट है। तो जब भी एक इंसान और एक सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरैक्शन होता है, हमेशा दो एक्टिविटीज होती हैं। इंसान सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करता है इनपुट, सॉफ्टवेयर उस इंसान के लिए जनरेट करता है आउटपुट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? राइट? अब ये जो इनपुट आउटपुट है, इसको करने के लिए भी सी लैंग्वेज ने हमें फंक्शंस दिए हैं। इन इनपुट आउटपुट के भी सी ने हमें फंक्शंस दिए हैं। कौन से? इनपुट के लिए सी ने अपन को फंक्शन दिया है बाय द नेम ऑफ स्कैनफ, और आउटपुट के लिए सी ने अपन को फंक्शन दिया है बाय द नेम ऑफ प्रिंटफ। यानी स्कैनफ से हमारा प्रोग्राम इनपुट ग्रैब करेगा, प्रिंटफ से हमारा प्रोग्राम आउटपुट दिखाएगा। दैट मीन्स अगर मैं ये मान लूं कि व्हाट्सएप सी लैंग्वेज में बना है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। व्हाट्सएप किस में बना है? मैंने आपको बताया था परसों, व्हाट्सएप इज अ प्रोडक्ट डिजाइन यूजिंग जावा। व्हाट्सएप जावा में डिजाइन करा गया है। बट इमेजिन कर लीजिए व्हाट्सएप सी में बना होता, तो जब आप व्हाट्सएप में मैसेज टाइप कर रहे हैं तो अंदर काम कर रहा होगा स्कैनफ। जब आप व्हाट्सएप से मैसेज सेंड करते हैं और वो नोटिफिकेशन बार में दिखता है तो अंदर काम कर रहा होगा प्रिंटफ। अगर मैं ये मान लेता हूं व्हाट्सएप सी का सॉफ्टवेयर है, तो जब आप मैसेज लिखते हैं तो यूज हो रहा है अंदर स्कैनफ, और जब वो मैसेज आपको दिखाता है दूसरे के नोटिफिकेशन बार में तो हम मानते हैं यूज हो रहा होगा अंदर प्रिंटफ। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? राइट? ऐसे ही बताइए, जब आप जीमेल में लॉगिन करते हैं तो आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड लिखते हैं। जब आप जीमेल में लॉगिन करते हैं तो यूजर आईडी पासवर्ड लिखते हैं। तो जब आप यूजर आईडी पासवर्ड जीमेल को दे रहे हैं तो आप जीमेल का यूज कर रहे हैं स्कैनफ। जीमेल अंदर स्कैनफ यूज कर रही है। हालांकि जीमेल भी सी में नहीं बनी है। जीमेल किस में बनी है? जीमेल बनी है पाइथन में। जीमेल इज अ प्रोडक्ट ऑफ पाइथन लैंग्वेज। बट जब आप जीमेल में इनपुट डालते हैं तब अंदर काम कर रहा होगा स्कैनफ। और जब जीमेल आपको इनबॉक्स दिखाती है, अगर आपका पासवर्ड करेक्ट है तो आप अपने इनबॉक्स पे पहुंचते हैं जहां आपको आपकी सारी मेल दिखती है, वहां काम कर रहा होगा प्रिंटफ। आया समझ में एग्जांपल्स के थ्रू? सॉफ्टवेयर को डेटा देना स्कैनफ इनपुट, सॉफ्टवेयर से रिजल्ट्स लेना दैट इज कॉल्ड आउटपुट व्हिच इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ। और याद रखिएगा, हर लैंग्वेज का ये फर्ज है कि वो अपने प्रोग्रामर को इनपुट आउटपुट की फैसिलिटी दे। ऐसे बताइए, सी के बाद कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे आप? सी प्लस प्लस, राइट? सी के बाद अगला टारगेट सी प्लस प्लस होगा। अगर सी के बाद आप सी प्लस प्लस पढ़ते हैं तो गौर करिएगा, stdio की जगह आपको एक नई हेडर फाइल दिखेगी वहां, और उस नई हेडर फाइल का नाम होगा iostream.h। गौर करिएगा, हेडर फाइल बदल जाएगी लेकिन पर्पस सेम रहेगा। यहां भी आपको इनपुट और आउटपुट का सपोर्ट मिलेगा। यहां इनपुट के लिए शायद आप जानते होंगे जो हमें मिला है उसका नाम है सी इन, और आउटपुट के लिए जो हमें मिला है उसका नाम है सी आउट। यानी जो रोल सी लैंग्वेज में प्रिंटफ का है वो रोल सी प्लस प्लस लैंग्वेज में सी आउट का है।
जो रोल सी में स्कैनएफ का है वो रोल सी प्लस प्लस में सी इन का है। आ रहा है समझ? क्लियर हो रहा है? राइट तो अब आ जाते हैं stdio.h की कहानी पे। व्हाट इज stdio.h? जवाब फर्स्ट पॉइंट, stdio, the word stdio.h stands for standard input output, standard input output, ये इसका फुल फॉर्म। in programming the word standard input refers to keyboard and the word standard output refers to monitor, monitor का दूसरा नाम screen। थर्ड पॉइंट, thus the word stdio.h stands for standard input output.h and this header file provides us two very important activities. What are these activities? These activities are input, input का मतलब accepting data from the user, and output, output का मतलब displaying result on the screen, that is called as output, right? For input कौन सा फंक्शन यूज होता है? जल्दी जल्दी बोलिए। इनपुट के लिए ये हेडर फाइल कौन सा फंक्शन देती है? शाबाश, scanf. For input we get a function called as scanf. पैरेंथेसिस आएगा नाम के बाद? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। scanf के नाम के बाद पैरेंथेसिस आएगा, हाँ या ना? बिल्कुल आएगा। आई सेड फंक्शन के नाम हमेशा पैरेंथेसिस के साथ लिखे जाते हैं, राइट? So for input we get a function called scanf and for output we get a function called printf. इनपुट के लिए आपको मिलता है scanf, आउटपुट के लिए आपको मिलता है printf। और आप मानते हैं इनपुट आउटपुट हर प्रोग्राम में करना पड़ता है? जल्दी बोलिए। इनपुट आउटपुट हर प्रोग्राम में करना पड़ेगा, राइट? सो सिंस ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम performs input and output, so input and output activities, so the header file stdio.h is also used by almost every C program. एग्री करते हैं? C का हर प्रोग्राम इस हेडर फाइल को यूज करेगा, ठीक है? तो आज आपके पहले प्रोग्राम में ये हेडर फाइल अटैच हुई है। जिस दिन आप सी का आखिरी प्रोग्राम पढ़ेंगे उस दिन भी आप देखेंगे आप इस हेडर फाइल को यूज कर रहे होंगे। हाँ, जिस दिन आप C++ पे माइग्रेट करेंगे तब ये हेडर फाइल हटेगी और इसकी जगह कौन आ जाएगी? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। इसकी जगह कौन सी हेडर फाइल ले लेगी जब हम C++ पे माइग्रेट करेंगे? क्या वहां भी stdio.h यूज करी जाएगी? वेरी गुड, वहां इसकी जगह ले लेगी iostream.h। गुड, ठीक है? ये था आपका फर्स्ट प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन का एक्सप्लेनेशन। इसमें भी याद रखिएगा, अभी मैंने आपको हैश इंक्लूड नहीं पढ़ाया है। हैश इंक्लूड की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में पहले मैं आपको बताऊंगा conio.h क्या करती है, इसका पर्पस समझेंगे, एंड देन विल डिस्कस व्हाट इज द रोल ऑफ हैश इंक्लूड। क्लियर हुआ? समझ आया? वेरी गुड। तो ये आपके स्क्रीनशॉट्स हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए।
अदरवाइज ग्रुप में तो ये पोस्ट हो ही जाएंगे. These are the page numbers. Page number 1, page number 2, page number 3. This is page number 4, page number 5, page number 6, page number 7, page number 8. This one is 9. This is 10. 11, 12, 13, and this is 14. Okay, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेम टाइम. ठीक है, 7 PM. बाय बाय, टेक केयर.